नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का ये हमारा छठा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 5 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मेडाइवल हिस्ट्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिलेंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन, ठीक है, उससे जुड़े हुए पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, इसी तरह से आपके स्क्रीन पे प्रश्न आते जाएंगे। इन प्रश्नों को मेरे साथ ही साथ पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी सबसे मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए। गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई। तो देखिए, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख-ए-फिरोज शाही। तारीख-ए-फिरोज शाही को मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में एक जो है महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। इसमें बलबन के शासनकाल से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के 6ठे वर्ष तक का विवरण दिया गया है। जियाउद्दीन बर्नी इस बात को लेकर के परेशान था कि इस्लामी तरीके से शासन भारत पर नहीं हो रहा है, और उसके कहने का अर्थ ये हो सकता है कि मतलब पूरी आबादी को जो है इस्लाम में कन्वर्ट करो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है, इसलिए उसने कहा कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन वास्तव में इस्लामी नहीं माना। जियाउद्दीन बर्नी को मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बड़ी सर्वोच्चता प्राप्त हुई और वो सुल्तान का बड़ा घनिष्ठ था। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का शासन आया, उसको कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा और आर्थिक रूप से भी उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को प्रसन्न करने के लिए उसने फिर उसके 6ठे वर्ष तक के शासनकाल का भी वर्णन किया। उसकी एक प्रसिद्ध बुक और है जियाउद्दीन बर्नी की, फतवा-ए-जहांदारी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार, अरब। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वो तुर्क थे, ठीक है। तो यहां पर सुल्तान तो आप जानते ही हैं। अमीर का मतलब उस समय जो महत्वपूर्ण पद थे, जो उच्च पद थे, उन पर जो बैठते थे वो उन्हें अमीर कहा जाता था, ठीक है। तो ये एक पूरा क्लास थी। अगला प्रश्न, ये IAS प्री 2019 का प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कथन इसमें से सत्य हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, परगना पर यह आमिल होता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो नहीं, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली भारत की प्रथा नहीं थी, बल्कि ये अरबों की एक मूल प्रणाली थी, और एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था इल्तुतमिश। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो नहीं, मीर बख्शी का पद, मीर बख्शी यानी जो सेना का
प्रमुख व्यक्ति है। इस पद का प्रारंभ तो मुगलों के शासनकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत में इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वो था दीवाने अर्ज। ठीक है, ये इसकी स्थापना बलबन ने की और इसका जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे आरजी ए मुमालिक। तो बलबन ने स्थापित किया। ठीक है, तो ये मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, तो 2 और 3 ये दोनों गलत हैं और केवल एक सही है, तो ए हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, कठिन प्रश्न था, आईएएस का प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान खाते में जाता था और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्ता प्रथा का प्रारंभ भारत में इल्तुतमिश द्वारा किया गया। तो जो पूरा साम्राज्य था उसे विभिन्न इक्ताओं में बांटा जाता था। इक्ता मतलब जो है साम्राज्य का एक टुकड़ा। ठीक है, और उस पर एक इक्तेदार बिठाया जाता था, या जिसे सूबेदार भी कहते थे या जिसे मुक्ति भी कहते थे, उसको बिठाया जाता था। उसकी जिम्मेदारी थी कि उस क्षेत्र के किसानों से वो भू राजस्व वसूले, उस भू राजस्व को खर्च करके वो अपनी एक सेना रखे और पूरा प्रशासन वहां का चलाए और जो अधिशेष बचे वो सेंटर को भेजे। ठीक है, तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल ये व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। बिल्कुल ये भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी? नहीं, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, बल्कि इसका प्रयोग इक्तेदार सैनिक रखने के लिए करता था और अन्य अपने खर्च को करने के लिए करता था, जो प्रशासनिक खर्च थे। उसके बाद जो से राशि बचती थी वो जो है केंद्र में भेजी जाती थी। जो खालसा भूमि थी उससे जो आय होती थी, उससे जो भू राजस्व वसूला जाता था, वो सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। ठीक है, हालांकि खाते का मतलब बैंक अकाउंट की तरह नहीं था। अगला, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। निश्चित रूप से जो मुक्ति कहिए या इक्तेदार कहिए, उसको इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यही जो है गलत है। तो चौथे का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, अगला, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आईएएस प्री 2021 का प्रश्न बेहद लेटेस्ट प्रश्न है। परगना, सरकार, सूबा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में है। सरकार, परगना, सूबा। तो देखिए, परगना, उसके ऊपर सरकार, सरकार के ऊपर सूबा, या फिर सूबा फिर सरकार फिर परगना। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। बहुत बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किया गया बलबन के द्वारा और इसका जो प्रमुख होता था उसे कहते थे आरिज ए मुमालिक। और इसका काम क्या था? तो इसका काम था सेना की भर्ती करना, उनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना और उनको वेतन आदि की चिंता करना। यह सारा काम जो है करता था दीवाने अर्ज विभाग। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तक राज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर को ही, मोहम्मद तुगलक, एक कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ, दीवाने खैरात, ये फिरोज तुगलक। खैरात का मतलब जो है एक प्रकार से दान विभाग। दीवान ए रियासत, तो दीवान ए रियासत ये पूछा जा रहा, सुमेलित नहीं है। दीवान ए रियासत ये सुमेलित नहीं है। दीवान ए रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित व्यवस्था थी और जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण विभाग के रूप में ये था। तो यही हमारा उत्तर है डी, दीवान ए रियासत। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण से ये जुड़ा हुआ था। ठीक है,
अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? अब फिर से सुमेलन का प्रश्न और आईएएस प्री 2001 का प्रश्न। दीवाने बदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तकराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए अर्ज निश्चित रूप से बलबन, दीवाने मुस्तक राज इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और यह राजस्व विभाग था, तो यह भी नहीं सुमेलित है। तो दीवाने बदगान ये दास विभाग था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी और ऐसे में एक जो है विभाग बनाया गया दीवाने बदगान और ये फिरोज तुगलक। तो यही सही सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित सही नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दीवाने अमीर ए कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सेना, राजस्व, कृषि, मनोरंजन। तो सल्तनत काल में दीवाने अमीर ए कोही विभाग संबंधित था कृषि से, एग्रीकल्चर से ये जुड़ा हुआ विभाग था। इसका कार्य था कि किसानों को की प्रत्यक्ष सहायता की जाए और उस प्रत्यक्ष सहायता की मदद से अधिक गैर कृषि भूमि को कृषि भूमि में बदला जाए और कृषि की उन्नति की जाए और ज्यादा से ज्यादा जमीन कृषि के अंतर्गत लाई जाए। इसके लिए किसानों को प्रत्यक्ष सहायता की जाए। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो निम्नलिखित में से दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो 10 का हमारा उत्तर सी है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न। एक तरफ तो विभाग है और दूसरी तरफ वो विभाग किस विषय से जुड़े हुए थे वो दिया गया है। तो दीवाने अर्ज, दीवाने रिसातल, दीवाने इंसा, दीवाने वजारत। अब देखिए, इसको अगर हम देखें तो देख करके ये समझ में आता है कि ये प्रश्न कठिन है। बहुत सारे ऑप्शन निश्चित रूप से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो दीवाने अर्ज तो हमें समझ आ रहा है, ये सबसे आसान है हमारे लिए। मान लीजिए दीवाने रसातल नहीं समझ में आ रहा है, इंसा नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि वजारत कुछ समझ में आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न देख करके कभी आपको घबराना नहीं है, बल्कि आराम से रुकना है और सोचना है। तो आप जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो दीवाने अर्ज का उल्लेख बार बार आएगा, बलबन, और ये सैन्य विभाग था, ये भी बार बार आएगा। मान लीजिए दीवाने रिसातल ये आप भूल सकते हैं, दीवाने इंसा भूल सकते हैं, लेकिन ये दीवाने अर्ज प्रीवियस ईयर में भी देख रहे हैं कितना प्रश्न पूछा गया, तो ये नहीं भूलेगा आपको, ये आसान फैक्ट है। अब देखिए, दीवाने अर्ज आपको पता है कि ये सेना विभाग से संबंधित है, तो ए का 4 अगर आपको पता है तो ए का 4 केवल डी में है और कहीं नहीं है। आपको उत्तर मिल गया। आपको लगेगा कि ये पुराने प्रश्नों में लागू होता है, तो निश्चित रूप से पुराने प्रश्नों में ये ज्यादा लागू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए प्रश्नों में लागू बिल्कुल नहीं होता है, नए प्रश्नों में भी ये लागू होता है। तो देखिए, दीवाने अर्ज ये सेना विभाग से संबंधित था, दीवाने वजारत ये था वित्तीय मामलात से संबंधित। ठीक है, इसका प्रमुख वजीर होता था, वो वित्त मंत्री भी होता था। तो डी का आप देखें तो डी का 3 2 जगह दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे में बी का 1 दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित और सी का 2 दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार और दीवाने वजारत ये जो है वित्तीय मामलात से संबंधित। तो यह डी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, निश्चित रूप से यह सैन्य विभाग है तो यही रक्षा विभाग है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ठीक है, इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। ठीक है, तो ये विजारत को आप जो है समझ लीजिए। देखिए,
दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था में या फिर किसी भी तरह के शासन प्रणाली में जो सुल्तान या उसके समकक्ष राजा या महाराजा का जो पद होता था वो सबसे ऊपर का पद होता था, मतलब वो सर्वोच्च प्राधिकारी था, उसके हाथ में सभी तरह की शक्तियां थी। उसके बाद जो उसके ठीक नीचे आता था दिल्ली सल्तनत में, वो एक विभाग, एक संस्था के रूप में था जिसे हम कहते हैं दीवाने विजारत। और दीवाने विजारत को जो हेड करता था वो वजीर होता था। आपने वजीर बहुत बार सुना होगा। तो दीवाने विजारत का जो प्रमुख होता था वो वजीर होता था। और वजीर हायरार्की में अगर हम देखें तो सुल्तान के बाद सेकंड था। अन्य जो मंत्री थे उनसे ऊपर था वजीर। इसीलिए वजीर को हम प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सब मंत्रियों में वो क्या है, प्रधान है, प्रमुख है, तो वो प्रधानमंत्री है। तो राजा के बाद दूसरा पोस्ट होता था वजीर का, सुल्तान के बाद। और ये दीवाने विजारत जो थी उसका हेड होता था। और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो हमेशा वित्त विभाग भी दीवाने विजारत में थे। तो इसलिए दीवाने विजारत से जुड़ा प्रश्न आएगा तो वित्त लिखा हुआ आएगा, तो ये वित्त विभाग भी रहता था। तो अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था, यानी जब वजीर बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के केंद्र बन गए। तो ये तुगलक काल में कहा जाता है कि तुगलकों के काल में विजारत अपने चरम पर पहुंच गई, यानी डोमिनेशन जो वजीर का था वो बढ़ा। और सबसे निम्न अगर आपसे पूछे कि विजारत के अपने सबसे निम्नतम स्थिति में कब पहुंच गई, तो वो पहुंच गई बलबन के काल में। बलबन तो स्वयं ही अपने खुदा बन चुका था। वो कहता ही था अपने को कि मैं खुदा का क्या हूं, प्रतिबिंब हूं, पृथ्वी पर मैं क्या हूं, खुदा का छाया हूं। मैं का मतलब सुल्तान है, ठीक है। तो उत्तर हमारा है तुगलकों के समय विजारत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और बलबन के समय वो एकदम ढलान पर आ गई। अगला, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, यह विलय था। झारखंड पीसीएस 2021। तुर्क मंगोल, फारस अरब, तुर्क मंगोल, फारस अरब, तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का कि यह समग्र संरचना थी। लेकिन एक भारतीय दिल्ली सल्तनत में शासक बन गया तो उसके विरुद्ध इस्लाम खतरे में है का नारा दिया गया और उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो भारतीय तो थे लेकिन वो निचले पदों पे रहेंगे, वो कभी सुल्तान के गद्दी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सी है। अगला, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो ये 4 प्रकार के कर बताए गए हैं। इन करों में कौन भूमि पर लगने वाला कर है, ये पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन बहुत कठिन प्रश्न है, ठीक है। अब देखने में कठिन है, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, चलिए इसमें भी दिमाग लगाते हैं। खुम्स की चर्चा अगर आप जो है पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, तो खुम्स आपको पता होगा कि खुम्स क्या होता है। खुम्स होता था लूट का माल, और लूट के माल में इसका जो है 5 हिस्सा लगता था। 4 हिस्सा सैनिकों को दे दिया जाता था, 1 हिस्सा जो है सुल्तान को मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इस व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, 4 हिस्सा सुल्तान को चाहिए, 1 हिस्सा सैनिकों को हम देंगे, ठीक है। तो ये खुम्स लूट का माल था। तो अगर आप ये जानते हैं कि खुम्स लूट का माल है और आपको खराज उस मुक्तई, हालांकि खराज भी आपको पता होगा क्योंकि खराज का भी जिक्र आएगा। तो अगर 2 नहीं है तो बी सी डी ये नहीं होगा, तो इसमें से 2 देखिए, 2 बी में भी है, 2 सी में भी है और 2 कहीं नहीं है तो डी में नहीं है। तो ऐसे में ये बी और सी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि खुम्स तो भाई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है, ये आपको पता ही है। तो 2 को आप हटा देंगे तो 2 को हटाएंगे तो बी हट जाएगा और सी हट जाएगा, बचेगा क्या, ए और डी। तो इस तरह के प्रश्नों में जहां कि 4 ऑप्शन हो, हमेशा 4 से भले 2, तो अब 4 से आपने 2 कर दिया है दिमाग लगा करके, ठीक है। और अगर
आपको फिर उसके बाद खराज पता हो तो वो अलग बात है, नहीं तो फिर जो है आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। 4 में से आजमाना था, 2 में से आजमाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए खराज ये क्या था, तो खराज था गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमिकर, जो कुल उपज का 1/3 या 1/2 होता था। 33% से लेकर 50% तक होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 50% वसूला। ये था मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भूमिकर। इस तरह की व्यवस्था थी ना, मतलब ये जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने यहां के स्थानीय प्रजा का बहुत शोषण किया है और बहसी पागलों की तरह, मतलब किसी का जान ले लेना और नियम कानून बनाना, उसका कोई नहीं। अब उस समय के अकाउंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, इसकी दर बहुत कम थी। मुक्तई ये भू राजस्व की एक प्रणाली थी। ठीक है, मुक्तई भू राजस्व की एक प्रणाली थी। तो इसको भी हम मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो इसी तरह से है ना सेट किया हुआ। तो खराज हो गया, उस हो गया, मुक्तई हो गया। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। डी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। 16 का ए। अगला, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो देखिए सल्तनत काल में भू राजस्व की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे भू राजस्व वसूली करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्त की। और इससे क्या हुआ, 3 शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। एक तो खुत मिलता है, एक मुकद्दम मिलता है और एक चौधरी मिलता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम रहा होगा। तो ऐसे में हम देखें तो यहां हमें चौधरी दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो खुत, मुकद्दम, चौधरी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इनके जो राइट्स थे उनको जो है उसने छीन लिया। एक विषय आप समझ लीजिए कि चाहे चौधरी था, चाहे खुद था, चाहे मुकद्दम था, ये लोग जो है सरकार के कर्मचारी नहीं थे। ये परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, वंशानुगत इनका पद था। और इनका काम यह था कि जो भी सरकार बनेगी अपने गांव से, अपने क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट करना है और उस सरकार को हमें दे देना है। इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, कर्मचारी के रूप में मैं कह रहा हूं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हटाया, हालांकि फिर से ये वापस आ गए। ठीक है, तो वो 3 शब्द मैंने बताया कि अलाउद्दीन के समय मिलता है कि उन्होंने खुतों का, मुकदमों का, चौधरियों की अधिकारिता छीन ली। ठीक है, तो ये इसमें से चौधरी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला, सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो सर्व, इसका पूरा नाम था हके सर्व। ये सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों की एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई और जो किसान शाही नहर से कृषि करते थे उनके ऊपर ये कर लगता था हके सर्व। ये एक सिंचाई कर था। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून और कृषि से संबंधित कर। तो जवाबीत ये था राज्य कानून से, यानी सुल्तान द्वारा निर्मित कानून। जो इस्लामिक व्यवस्था है उसमें एक तो कुरान, दूसरी हदीस और मोहम्मद साहब की जीवनी, इन सबको मिला करके शरीयत का निर्माण होता है, शरिया ला आता है। तो एक प्रकार से जो मुख्य कानून है इस्लामिक व्यवस्था में वो तो कुरान हदीस से निकलता है। उसके अतिरिक्त अगर सुल्तान कोई कानून बनाता है तो उस कानून को कहते हैं जवाबीत। ठीक है,
बाकी तो सरिया में सारी चीजें लिखी ही हैं कि किसको क्या दंड देना है। अगर आप जो है क्रिमिनल की बात करेंगे, आपराधिक दंडों की, तो बहुत उस तरह के दंड हैं। आप अगर समय हो तो पढ़िए, देखिए किस तरह के दंड की व्यवस्था की गई है। तो राज्य कानून से इसका संबंध है। अगला हदीस है एक इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनतकालीन कर, मनसबदार। तो हदीस है एक इस्लामिक कानून, तो सब सर्वोच्च तो कुरान है। कुरान क्या है? अल्लाह की वाणी है, जो सुनाई दी किसको? तो मोहम्मद साहब को सुनाई दी। किसने बोला? अल्लाह और मोहम्मद साहब के बीच कौन है? जिब्राइल है, उसने बोला। तो वो अल्लाह की वाणी है, कहा गया ऐसा कि वो अल्लाह की वाणी है, तो वो कुरान है। उसके बाद फिर हदीस है। तो ये सब इस्लामिक कानून, ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था अभिजात वर्ग, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। आप लोगों को, कई लोगों को लगता है कि मैं ऑप्शन न पढ़ूं। ऑप्शन मैं इसलिए पढ़ता हूं कि थोड़ा आपको भी समय मिल जाए उत्तर देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में, यानी केंद्रीय खजाने की बात हो रही है, केंद्रीय खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ये आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, रुपया, जित्तल, टंका। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं की बात करें, इल्तुतमिश ने इन्हें प्रारंभ किया। एक तो टंका था जो चांदी का था, और दूसरा जीतल जो कि तांबे का था, और दोनों की विनिमय दर जो थी वो 48 जीतल देने के बाद एक टंका मिलता था, या इसको ऐसे कहें, एक टंका देने के बाद 48 जीतल मिलता था, ठीक है। तो 2 और 4 हमें कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो 22 का हमारा उत्तर होगा डी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। निश्चित रूप से टंका नामक चांदी का सिक्का चलाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। सी हमारा उत्तर है। अगला, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? देखिए, कई प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो निश्चित रूप से इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टंका जारी किया। अगला, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? चांदी, तांबा, सोना, चांदी। तो देखिए, सल्तनत काल के सिक्के टंका ये चांदी का था। ससगनी, फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी सिक्कों का प्रचलन किया, तो ये भी चांदी का ही था। और जित्तल ये तांबे का था। तो ऐसे में हम देखें तो चांदी और तांबा, जिसमें से टंका और ससगनी ये चांदी के थे, और तांबा जो था, जो जित्तल था, वो तांबा का था। तो जो 25 का हमारा उत्तर है वो है ए, चांदी और तांबा। अगला, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यहां ध्यान रखिएगा, अंतिम खलीफा का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब अंतिम खलीफा से प्रश्न है, खलीफा से प्रश्न नहीं है, केवल अंतिम खलीफा से प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। तो 26 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। तो ये अब्बासी वंश के जो बगदाद के खलीफा थे वो अंतिम खलीफा थे अल मुस्तसीम, और इन्हीं के समय पर मंगोलों ने अटैक किया। और खिलाफत समझ लीजिए कि भारत जैसे बड़े देश पर शासन करने वाले मुस्लिम शासक भी खलीफा से खिल्लत लेते थे, उसके नाम के सिक्के चलाते थे, उसके नाम से शासन करते थे, उसका सेनापति खुद को कहते थे, ठीक है। और इतने पावरफुल खिलाफत जिसका सेंटर बगदाद में था,
उस पर मंगोल चढ़ बैठे और मंगोलों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि एक बैग में बंद करके बोरे में और घोड़ों के टॉप से करके खलीफा की जान ली गई। मतलब घोड़े बराबर अपना जो है पैर उस पर मार रहे थे अपनी लात, और उससे जो है मृत्यु हुई। और उसके बाद तो फिर अब्बासी खिलाफत का काम खत्म हो गया। फिर ऑटोमन साम्राज्य शुरू हुआ, मंगोलों ने साफ कर दिया। तो अलाउद्दीन मसूद शाह, 26 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दिल्ली प्रशासन से, जो दिल्ली सल्तनत प्रशासन से जो जुड़े हुए प्रश्न थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। अब दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी। तो देखिए सबसे पहले कागज का जो प्रयोग हुआ वो कहते हैं कि चीन में हुआ। सबसे सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में प्रारंभ हुआ। भारत में इसका कब प्रयोग हुआ? तो इन्हीं ऑप्शंस में से हमें देखना है, क्योंकि भारत में इसका कब प्रयोग हुआ इसको लेकर के विवाद है, बहुत क्लियर स्थिति नहीं है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से हम 12वीं शताब्दी कह करके अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 28 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास 1311 ईस्वी में एक चौकोर बड़ा कमरा जिस पर छत है और एक बड़ा गुंबद बना हुआ है, और उस गुंबद पे कहते हैं कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाने का काम किया। 28 का सी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई इल्तुतमिश के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, निश्चित रूप से अलाई दरवाजा में। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य तो प्रारंभ कराया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। इस कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने, लेकिन कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। तो इसने चौथी मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो गई थी कुतुब मीनार की, उसको तो बनवाया ही बनवाया, साथ ही इसने एक 5वीं मंजिल भी उस पर बनवा दी। तो ये भी है। तो हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने अपना योगदान दिया है। तो सी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? निश्चित रूप से तो हमारा क्या उत्तर होगा? फिरोज शाह तुगलक। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा। तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरा, बलबन ने स्वयं के लिए एक मकबरा बनाने का काम कर लिया। ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है, और ये कहते हैं कि सर्वप्रथम मेहराब का जो वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है वो इसी मकबरे में हमें दिखाई पड़ता है। तो अगला प्रश्न वही है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? इल्तुतमिश, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा। निश्चित रूप से बलबन का मकबरा। बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में इनका जो है हमें लगाना है इसे। तो तुगलकाबाद का किला, कुतुब मीनार, लोदी गार्डन, फतेहपुर। ठीक है, तुगलकाबाद किला तो निश्चित रूप से दिमाग अगर हम लगाएं तो ये तुगलक समझ में आ रहा है। लोदी गार्डन तो लोदी समझ में आ रहा है किससे जुड़े हुए हैं। कुतुब मीनार तो सबको पता है कि ऐबक ने प्रारंभ करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा किया, ये तो सामान्य फैक्ट है। तो ऐसे में कुतुब मीनार 3 तो सबसे पहले है, ये हमारे दिमाग में है।
ठीक है, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक। तो ऐसे में कुतुब मीनार तो सबसे पहले है, तो 3 सबसे पहले है, तो सी और डी समाप्त हो गए, ए बी बचा। तो ठीक, कुतुबुद्दीन के बाद तुगलकाबाद, तुगलकों ने बसाया, तो 3 के बाद 1। अच्छा, 3 के बाद 1, अभी भी उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अब लोधी गार्डन और फतेहपुर सिकरी में लड़ाई है, तो फतेहपुर सिकरी तो हम जानते हैं अकबर ने बसाया, यहाँ किले का निर्माण कराया, ये सारा। तो फतेहपुर सिकरी तो एकदम बाद में है। तो लोधी गार्डन दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, तो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, और 2 के बाद 4 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 34 का जो हमारा उत्तर है वो बी होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सूची का प्रश्न आ गया, भवन और निर्माणकर्ता, और यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। तो प्रश्न है बड़ा लेटेस्ट। सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद। अब इसमें देखिए, इसमें जो मुझे सबसे आसान लगता है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। सबसे आसान मुझे लगता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। डी का 2। आइए देखें क्या हमें उत्तर मिल रहा है। तो उत्तर तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन यह समझ आ रहा है कि ए हमारा उत्तर नहीं होगा और बी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब लाल महल जो था इसको बनवाया था बलबन ने, ठीक है। बी का 4। तो बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? बी का 4 हमें दिख रहा है सी में। तो ये 2 तथ्य से हमने इसे क्रैक कर लिया। इसका उत्तर क्या है? सी है। जमात खाना मस्जिद जो थी, जमात खाना मस्जिद, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था, बल्कि अलाउद्दीन के एक पुत्र खिज्र खान ने बनवाया था। और चूंकि इसका निर्माण 1315 से ही शुरू हुआ, तो ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति है। बहुत सारी किताबों में अलाउद्दीन खिलजी लिखा हुआ, लेकिन जो इसका सटीक उत्तर है वो खिज्र खां है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसको हम जो है यहाँ पे जमात खाना मस्जिद की जगह खिज्र खां ही मान ले, तो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। सी का 1 हो जाएगा, और सुल्तानगढ़ी ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, और लाल महल बी का 2 हो गया है, और डी का हो जाएगा 2, ठीक है। तो हालांकि ये प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत क्यों है? क्योंकि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खाना मस्जिद नहीं बनवाया था, खिज्र खान ने बनवाया था, ठीक है। तो ऐसे में ये प्रश्न गलत है। लेकिन अगर जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी की जगह खिज्र खां होता तो सी इसका उत्तर था, ठीक है। चलिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अब RSRTS का प्रश्न आ गया। यह स्थानीय स्वभाव का प्रश्न है। सोमदेव, जैता, नाथा, अत्रि, कवि। तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हरा करके चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने उस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का मुख्य निर्माणकर्ता जो वास्तुकार था वो जैता था, और इस पे जो प्रशस्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके रचयिता 2 लोग थे, अत्रि और महेश, ठीक है। प्रशस्ति मतलब प्रसन्नता, प्रशंसा होती है, ठीक है। अगला, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, राणा संग्राम सिंह। तो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के परिवार के राणा कुंभा। 37 का ए हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुवत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुवत उल इस्लाम ये जो मस्जिद है ये दिल्ली में है। तो यही हमारा उत्तर होगा। सुमेलित नहीं है ए, कुवत उल इस्लाम ये दिल्ली में है। चलिए, बड़ा सा प्रश्न आ गया, कठिन प्रश्न भी है, RSRTS का प्रश्न है,
लेकिन इसमें भी देखेंगे मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। तो इसमें देखिए स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, ये अगर आपको पता है सी का 2, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको उत्तर मिल जाएगा ए। ठीक है, तो 39 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, अब ये इस तरह का प्रश्न है कि इसमें बहुत अधिक समझने की गुंजाइश नहीं है। इस तरह के प्रश्न, अब कई चीजें जो है, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ठीक है, तो ये पूरा जो है कला से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली सल्तनत प्रशासन से जुड़े हुए 39 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।